हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई का पेपर पैटर्न जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, और हमारा चैनल का मेन मोटिव यही है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि वो आंसर अच्छी तरीके से लिख सके। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट लेक्चर नंबर 3। इसके हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, मनी और लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। मनी की हिस्ट्री जानी हमने, फिर हमने मनी के फॉर्म्स जाने, फिर हमने लोन्स के बारे में देखा कौन कौन से लोन्स होते हैं, फॉर्मल लोन होता है, इनफॉर्मल लोन होता है, और कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से आप लोन ले सकते हो, और लोन के क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये पूरा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, जिसके अंदर हमने डिमांड डिपॉजिट और चेक के बारे में पढ़ा। फिर हमने लोन की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने देखा कि जो लोन है उसका क्या रोल होता है। लोन आपके लिए पॉजिटिव भी काम करता है और नेगेटिव भी काम करता है। पॉजिटिव में हमने सलीम की कहानी पढ़ी, नेगेटिव में हमने सपना की कहानी पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे कि आप कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हो। तो जो है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब आपको लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। लोन आप दो जगह से ले सकते हो, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल लोन क्या होता है, इनफॉर्मल लोन क्या होता है, इसको हम क्लास के डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम एक आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, लोन जो है उसको रेगुलेट करता है, कितना % ब्याज लगेगा, ये सब। आरबीआई मनी को भी रेगुलेट करता है, इसलिए हम आरबीआई की भूमिका भी पढ़ेंगे कि लोन और मनी में आरबीआई की क्या भूमिका रहती है। इसके अलावा हम कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव्स भी जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। और लास्ट में हम जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मोटा मोटा ये 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा लोन क्या होता है, लोन के पॉजिटिव और नेगेटिव रोल क्या होते हैं। तो हमने जब सपना की कहानी पढ़ी तो सपना एक फार्मर थी। तो सवाल ये आता है कि गांव के अंदर जो लोग लोन लेते हैं वो क्यों लेते हैं, गांव में लोग लोन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, तो उनकी क्या डिमांड है। घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, लैंड खरीदने के लिए ले रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ले रहे हैं, बच्चों की स्कूलिंग के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं। तो गांव में जो ज्यादातर लोन लिए जाते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं तो वो खेती के लिए लोन लेते हैं। तो सवाल आपका यही कह रहा है, इन रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर। ये आपका सवाल बन सकता है कि गांव के अंदर लोन क्यों लिया जाता है। तो गांव के अंदर लोन क्यों लिया जाता है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं तो जो लोन की डिमांड भी जो है वो किसके लिए है, खेती के लिए। अब क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, क्रॉप प्रोडक्शन में किसान को बीज लेके आने हैं तो बीज के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो वो लोन लेता है, फर्टिलाइजर के लिए लोन लेता है, पेस्टिसाइड्स के लिए लोन लेता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी और अदर इक्विपमेंट्स के पास के लिए वो लोन लेता है, क्योंकि उसके पास उस समय पैसा नहीं है तो वो कहीं से उधार मांगकर ये सारी चीजें करता है। और वो जैसे ही वो अपनी फसल उगा लेता है, फसल मार्केट में बेचता है, उसके पास जो पैसा आता है इस पैसे से ये लोन वापस रिपे कर देता है। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट बिगिनिंग ऑफ सेशन एंड रीपे लोन आफ्टर हार्वेस्ट। ज्यादातर किसान जो है वो सोइंग सीजन के पहले लोन लेता है और जैसे ही उसकी फसल बड़ी हो जाती है उसको काटता है तो वापस लोन रिपे कर देता है। तो मतलब बुआई से पहले वो लोन लेता है
और हार्वेस्ट के बाद वो लोन रीपे कर देता है। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन इनकम ऑफ फार्मिंग। अब ये किसान जिसने लोन लिया है ये वापस देगा या नहीं देगा ये किस पे डिपेंड होता है, उसकी फसल पे। उसकी अगर फसल बढ़िया हुई तो वो लोन दे देगा, नहीं बढ़िया हुई तो वो लोन नहीं दे पाएगा। जैसे हमने सपना की कहानी में पढ़ा, सपना ने खेती के लिए लोन लिया, उसने फसल उगाई लेकिन वो फसल खराब हो गई तो वो लोन नहीं दे पाई। मान लीजिए कि सपना की फसल बहुत अच्छी उगती तो सपना मार्केट में बेच के उसको फसल को बेच के जो पैसा आता उससे वो लोन रिपे कर देती। तो जो फार्मर लोन लेता है ये वापस देगा या नहीं देगा ये किस पे डिपेंडेंट होता है, उसकी क्रॉप के ऊपर। अगर उसकी क्रॉप बढ़िया हुई तो वो क्रॉप जो है लोन रिपे कर देगा, नहीं बढ़िया हुई तो वो रिपे नहीं कर पाएगा। तो ये आपका एक सवाल बन सकता है कि गांव के अंदर लोग लोन क्यों लेते हैं। गांव के अंदर जो लोग लोन लेते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, बीज आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। किसान जो है वो बुआई से पहले लोन लेता है और हार्वेस्ट के बाद रीपे कर देता है। किसान लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसान की फसल के ऊपर। उसकी फसल बढ़िया हुई तो वो लोन रीपे कर देगा, नहीं बढ़िया हुई तो वो रीपे नहीं कर पाएगा। यहां तक। अब जब आप किसी से लोन लेने जाते हो तो जब आप लोन मांगते हो, आप पैसा मांगते हो तो आपको कुछ जो है टर्म्स और कंडीशंस होती है। तो जब आप लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं बैंक में लोन लेने गए तो बैंक वाला सबसे पहले आपकी सैलरी स्लिप मांगता है। फॉर एग्जांपल आपके महीने की सैलरी 50,000 है तो आपका जो लोन बनाएगा वो 50,000 के अकॉर्डिंग बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी 50,000 है और आप 1 करोड़ का लोन मांगने चले गए। क्योंकि बैंक का मोटिव क्या होता है कि बैंक ने जो पैसा आपको दिया है बैंक को वो पैसा वापस भी लेना होता है। तो बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो लोन वापस से आपसे ले सके। इसलिए बैंक आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज करवाता है जिसको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, टर्म्स और कंडीशंस ऑफ क्रेडिट, कि आपको लोन किन शर्तों पे दिया जाएगा। तो ये वाली सारी शर्तें आप पूरी करोगे तो आपको लोन दिया जाएगा। यूजुअली जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको ये सारी टर्म्स और कंडीशंस लगती हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, पहला क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो आप मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया तो बैंक बोलेगा 1 लाख के ऊपर आपको 10% का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जब आप लोन रिपे करोगे तो आपको 1 लाख रुपए तो देने ही है, इसके साथ साथ 10% इंटरेस्ट भी देना है। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट्स, वो आपका आधार कार्ड मांगेगा, वो आपका सैलरी स्लिप मांगेगा, वो बहुत सारी चीजें, आप कहाँ रहते हो, आपका एक नॉमिनी, एक गवाह मांगेगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप लोन लेने जाते हो। फिर आपसे वो सैलरी स्लिप मांग सकता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, आप लोन कैसे कैसे वापस दोगे। जैसे आप कभी फोन खरीदा होगा तो आपको पता होगा आजकल ईएमआई का सिस्टम चलता है, तो आप हर महीने पैसे देते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो एक साथ पैसा दे सकते हो। पैसा आप कैश में दोगे या ऑनलाइन दोगे, तो ये सारा आ जाता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आपने जो लोन लिया है ये आप वापिस से कैसे चुकाओगे। महीने टू महीने चुकाओगे, 6 महीने में एक बार चुकाओगे, या पूरा एक साथ ही चुका दोगे। तो ये मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया। फिर कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का लोन लेने गए तो बैंक आपसे 1 लाख की सिक्योरिटी मांगेगा। अब वो 1 लाख की सिक्योरिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो घर के कागज हैं वो बैंक के पास दे दिए कि मान लो अगर मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दे पाया तो ये मेरे घर के कागज हैं, आप फिर मेरा घर बेच के आपके ये 1 लाख रुपए वापिस से जो है वो आप ले सकते हो। तो कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हैं लोन लेने की। टुगेदर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये जितने भी अपन ने 5 चीजें पढ़ी इन सबको आप मिला लोगे तो इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको इतनी सारी टर्म्स ऑफ कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये सारी फॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता। भी फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के लोन लेने की शर्तें क्या है, लोन लेने की शर्तें इतनी सारी है। क्या क्या है, इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, सैलरी स्लिप्स है, मोड ऑफ रीपेमेंट है और कोलेट्रल है। इसको एक एक करके पढ़ो। देखो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट चार्ज दैट बोरोवर पे टू द लेंडर फॉर द लोन। इंटरेस्ट क्या होता है, जो बोरोवर लेंडर को पे करता है लोन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन लिया
तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो एडिशन मनी देता है बोरोवर वापस लेंडर को, उसको अपन इंटरेस्ट बोलते हैं। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स। जिसने लोन लिया है उस जो बोरोवर है उसका एक एसेट है। एसेट मतलब वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो उसका लैंड हो सकता है, उसके पास कोई सोना पड़ा हो तो वो हो सकता है। तो जो बोरोवर है वो अपना कुछ एसेट बैंक के पास में रखता है कि ये 1 लाख रुपए का मेरे को लोन दो, ये तुम एसेट पकड़ो, अगर मैंने लोन नहीं दिया तो इसको बेच के तुम तुम्हारा लोन वापस से ले लेना, नहीं तो जब मैं तुमको पैसा वापस दूंगा ये कोलैटरल तुम मुझे वापस दे देना। तो कोलैटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स such as land, building, vehicle, livestock, deposit with banks, etc. and uses this to guarantee to lender until the loan is repaid. जब तक वापस लोन नहीं आ जाता ये कोलैटरल बैंक के पास में या आपने जिससे लोन लिया है उसके पास में रहता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है? सच डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड टू टेक लोन। फॉर एग्जांपल आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आप कहाँ रहते हो वो हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगते हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट, मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर। जो बोरोवर है वो लेंडर को लोन वापस से कैसे रीपे करेगा? ईएमआई में करेगा, वन टाइम पेमेंट करेगा, या क्वार्टरली करेगा, या जो है वो 6-6 महीने में देगा, और कितना इंटरेस्ट देगा, ये सारी चीजें मोड ऑफ रीपेमेंट के अंदर आ जाती है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। अब ये जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ये आप किससे लोन ले रहे हो उसके साथ डिफर करती रहती है। फॉर एग्जांपल जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक में बहुत सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। यही अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर से लेने जाते हो तो वहां पर जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कम होती है। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, बैंक आपसे कोलैटरल मांगेगा, बैंक आपसे जो है वो मोड ऑफ पेमेंट जानेगा कि कब आप मेरे को पैसा लौटाओगे। लेकिन यही आप अपने फ्रेंड से लोन लेते हो तो फ्रेंड आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, वो कोलैटरल नहीं मांगेगा, वो इंटरेस्ट भी आपसे ज्यादा नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये डिफर करती है कि आप लोन किससे ले रहे हो। अब लोन आप दो जगह से ले सकते हो, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। तो अभी देखेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड दी बोरोवर। ठीक है, तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये चेंज होती रहती है कि आपने लोन किससे लिया है। ठीक है, अब आप लोन कहां कहां से ले सकते हो? लोन आप दो जगह से ले सकते हो, एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपका आ जाएगा बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, इनफॉर्मल में आ जाएगा मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स है जहां से आप लोन लेते हो उनको आरबीआई गवर्न करता है, और यहां पर आरबीआई की कोई गवर्नमेंट नहीं है। मतलब फॉर्मल सेक्टर से अगर आपने लोन लिया है तो उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? आरबीआई। इनफॉर्मल से अगर आपने लोन लिया तो उसको आरबीआई सुपरवाइज नहीं कर रहा है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो कम होता है, इनफॉर्मल में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो शर्तें हैं लोन देने की, वो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में कम होती है या जरूरत भी नहीं होती है। इसका इम्पैक्ट क्या है? ये कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है। और इनफॉर्मल सेक्टर का इम्पैक्ट क्या है? ये लोगों को डेट ट्रैप और हिंडर्स डेवलपमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है तो लोग अपना लोन रीपे कभी कर ही नहीं पाते और वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स में, कि आप कहां से लोन ले सकते हो। आप फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो, आप इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो। फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। फॉर्मल सेक्टर का लोन आरबीआई गवर्न करता है, जबकि इनफॉर्मल को आरबीआई गवर्न नहीं करता है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम लगता है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर टर्म्स ऑफ क्रेडिट ज्यादा होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में टर्म्स ऑफ क्रेडिट कम होती है। फॉर्मल सेक्टर जो है वो नेशन के डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर लोगों को डेट ट्रैप या जो नेशन का डेवलपमेंट है उसके अंदर हिंडर करता है। आप सलीम और सपना की कहानी से वापस रिलेट कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब मैंने आरबीआई बताया यहाँ पे, ये आरबीआई क्या है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक्स का गॉडफादर है। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? आरबीआई के अंडर। आरबीआई इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई इनको डायरेक्शन देता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए, तुम जब किसी को लोन दोगे तो किस लोगों को लोन दोगे, कितना लोन दोगे, वापिस मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है
वो आरबीआई बैंक्स को बताती है। तो आरबीआई क्या है? इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच ओवरसीज बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई क्या है? इंडिया का एक सेंट्रल बैंक जो बाकी सारे बैंक को रेगुलेट करता है। फंक्शंस क्या है आरबीआई के? आरबीआई का एक फंक्शन तो है कि वो करेंसी को इश्यू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या क्या फंक्शंस है? द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई ये देखता है कि बैंक ने अपने पास में कैश रखा हुआ है या नहीं, कि सारा बैंक ने पैसा लोन में दे दिया। फॉर एग्जांपल जब आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो बैंक उस पैसे का क्या करती है? बैंक वो पैसा उन लोगों को दे देती है जिनको जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल आपने जितना पैसा बैंक को दिया, बैंक ने वो सारा पैसा आगे दे दिया, और फिर जब आप बैंक गए पैसा अपना पैसा मांगने के लिए, डिमांड डिपॉजिट करने के लिए, बैंक ने बोला मेरे पास है ही नहीं। तो बैंक के पास एनी टाइम एक सर्टेन अमाउंट पैसा होना चाहिए ताकि कभी कोई वापस पैसा मांगने आ जाए जिसने डिपॉजिट कराया, बैंक उसको दे सके। तो आरबीआई ये देखता है। दूसरा क्या करता है? आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन नॉट टू जस्ट प्रॉफिट। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ लोन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं दे रहा, मतलब बड़े बड़े लोगों को ही लोन नहीं दे रहा, छोटे मोटे लोगों को भी लोन मिल रहा है। मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैंक ये भी देखता है, क्या आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े लोगों को लोन नहीं दे रहा है, जबकि वो छोटे लोगों को भी लोन दे रहा है। पीरियडिकली banks have to submit the information to RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate. टाइम टू टाइम जितने भी बैंक्स हैं उनको आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उन्होंने कितने लोगों को लोन दिया, किसको लोन दिया, कितना लोन दिया और किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। समझ में आया? तो आरबीआई क्या होता है? आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। इसका फंक्शन क्या है? ये इसका फंक्शन है कि ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर कितना कैश होना चाहिए एक बैंक के पास एनी टाइम, ये बताता है। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ बड़े लोगों को लोन नहीं दे रहा, जबकि छोटे लोगों को भी लोन दे रहा है। आरबीआई जो है वो बैंक से टाइम टू टाइम रिपोर्ट मांगती रहती है कि कितने लोगों को कितना पैसा दिया है और किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया है। अब देखो, व्हाई डू वी नीड मोर फॉर्मल सेक्टर इन रूरल एरियाज। अब हमने देखा कि सपना ने जो लोन लिया वो मनी लेंडर से लिया, तो मनी लेंडर क्या है? कि इनफॉर्मल सेक्टर। तो सवाल ये आता है कि रूरल इंडिया के अंदर अगर आप ये देखोगे, ये फोटो आप देखोगे, तो अगर इंडिया में 1000 रुपए का लोन आया है, टोटल अगर लोन 1000 रुपए का लिया है गांव के अंदर, तो वो जो 1000 रुपए का लोन है उसमें से 33% लोन जो है, मतलब 1000 रुपए में से 330 रुपए जो है वो मनी लेंडर से आए, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से आए हैं। अगर आप देखोगे 25 और 25, 50% लोन जो है रूरल इंडिया में कहां से आ रहा है? फॉर्मल सेक्टर से, और 50% आ रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से, मतलब बराबर है। गांव के अंदर आदमी जो लोन ले रहा है वो 50 रुपए तो ले रहा है फॉर्मल से, 50 ले रहा है इनफॉर्मल से। फॉर एग्जांपल पूरे जितने भी इंडिया के सारे गांव हैं उन सब गांवों को मिला लो, उसमें से जितने भी लोगों ने लोन लिया है वो लोन अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 50% लोन तो आया है आपका फॉर्मल सेक्टर से, 15 आया है इनफॉर्मल सेक्टर से। अब मैंने बोला कि फॉर्मल सेक्टर का लोन जो है वो डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर लोगों को डेट ट्रैप में डाल देता है, डेवलपमेंट नेशन का हिंडर करता है। तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देना है ताकि गांव के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन ले। तो सवाल यही कह रहा है, व्हाई वी नीड मोर फॉर्मल सेक्टर इन रूरल एरियाज। क्यों हमको ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन देना चाहिए रूरल एरिया में? क्यों देना चाहिए? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर देश की डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है। फॉर दीज रीजंस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू लीड मोर लोन्स। कौन कौन से रीजंस है? दिस वुड अलाउ मेनी पीपल हु कुड बोरो चीपली फ्रॉम फॉर वेराइटी ऑफ नीड्स। क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मल जो लोन है, जो फॉर्मल सोर्स से लोन है, उस पर इंटरेस्ट क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यहां अगर देखोगे इंटरेस्ट क्या है? कम है, और यहां पर इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा। तो लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, इसलिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। फिर क्या है? दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर सस्ता लोन मिलेगा तो गांव के अंदर लोग अपना बिजनेस आराम से कर पाएंगे, और फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो देश के डेवलपमेंट में भी जो है वो मदद करता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सुनिश्चित करें कि आपको सस्ता और अफोर्डेबल लोन मिले, और ये आपको कहां से मिल सकता है?
फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर का लोन चीप तो होता है लेकिन अफोर्डेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारा कोलेक्टर लगता है, तो ज्यादातर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। ये आपको डायग्राम में एक बार देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गांव के अंदर ज्यादातर लोग जो है 50% जो क्रेडिट आ रहा है वो फॉर्मल से आ रहा है, 50% इनफॉर्मल से आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन आए। हमारी कोशिश ये क्यों होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन आए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर का लोन है वो सस्ता लोन है और वो नेशन के डेवलपमेंट के अंदर मदद करता है। अगर आप लोगों को सस्ता लोन दोगे, लोगों को अफोर्डेबल लोन मिलेगा, तो लोग अपने बिजनेस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कल्टीवेशन को आसानी से कर पाएंगे। अगर उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलेगा तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे और वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और इससे देश की डेवलपमेंट के अंदर जो है हिंड्रेंस पैदा होगी। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो था गांव के अंदर। गांव के अंदर लोग लोन कहां से ले रहे हैं? 50% फॉर्मल, 50% इनफॉर्मल। शहरों में लोग लोन कहां से ले रहे हैं? तो शहरों के लोगों को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, पुअर और रिच। पुअर लोग शहरों में कहां से लोन ले रहे हैं और रिच कहां से ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये पुअर हाउस होल्ड का है, तो पुअर हाउस होल्ड 85% इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 15% फॉर्मल से ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप हाउस होल्ड जिनके पास खुद का घर है वहां देखोगे तो 50-50 का रेशियो है। जो थोड़े बढ़िया घर है वो ज्यादातर फॉर्मल से ले रहे हैं, कम इनफॉर्मल से ले रहे हैं, और जो रिच लोग हैं वो ज्यादातर लोन कहां से ले रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, सिर्फ 10% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो अगर आप शहरों में देखोगे तो शहरों में जो गरीब आदमी है वो इनफॉर्मल से लोन ले रहा है और जो अमीर आदमी है वो फॉर्मल से ले रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉर्मल सोर्स से लोन लेने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, आपको कोलेट्रल चाहिए जो ज्यादातर लोगों के पास में होता नहीं है। रिच लोगों के पास में सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनके पास में अपना कोलेट्रल है, तो वो सस्ता लोन अफोर्ड कर पाते हैं, जबकि पुअर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। फर्स्ट, the formal sector still meet only about half of total credit needs to rural people. जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ 50% लोगों को ही जो है वो लोन दे रहा है। Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that dependence on informal sector credit reduces. गांव के अंदर अभी भी 50% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, इसलिए बैंक्स और कॉपरेटिव्स की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड करे ताकि इनफॉर्मल सेक्टर का लोन जो है वो कम होता जाए। सेकेंडली, while formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive this loan. फॉर्मल सेक्टर में क्या है ना, सारी चीजें बढ़िया है, बस एक ही चीज है कि फॉर्मल सेक्टर का लोन अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन लगता है। इसलिए जो आम आदमी है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो सोचता है इतनी क्यों माथाफोड़ी करनी है, अपना रिलेटिव से लोन ले लो, वो आपको डायरेक्ट 1 लाख रुपए दे देगा बिना किसी कागज के, बिना किसी कोलेट्रल के, लेकिन वो इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हैं। अब मैंने बोला कि एक फॉर्मल सेक्टर का सोर्स तो है बैंक, दूसरा फॉर्मल सेक्टर का सोर्स क्या है? कोऑपरेटिव। अच्छा, कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव मतलब एक सोसाइटी। अब इसको ऐसे मान लो कि मैं गांव में हूं और मैं खेती करता हूं, तो मैंने क्या किया, जितने भी लोग खेती करते हैं उन सबका एक ग्रुप बना लिया और हम लोगों ने कोऑपरेटिव बना ली। अब हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, मिलके पैसा लगा रहे कोऑपरेटिव में। मेरे पास कुछ सेविंग है तो मैंने डाल दिया, उसके पास कुछ सेविंग है तो उसने डाल दिया। अब ये हमारे पास में कुछ कैश आ गया, ये कैश को हम एज ए कोलेट्रल यूज करके बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं, और ये जो बैंक से हमने लोन लिया है ये वापिस हम अपने मेंबर्स में बांट देते हैं। समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव क्या है, आपने एक ग्रुप बनाया, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सारे लोगों का प्रोफेशन क्या है, सेम है। उन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ उस कोऑपरेटिव में पैसा डाला, कोऑपरेटिव ने वो पैसा लेके बैंक के पास गया और बैंक से वो लोन लेकर आ गया और अपने मेंबर्स को वापस बांट दिया। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव है इसको भी आरबीआई या जो आप बोलते हो कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है इसको गवर्न करती है, तो इसलिए क्या है, एक फॉर्मल क्रेडिट सोर्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर देयर ओन वेलफेयर। कोऑपरेटिव क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव जिसमें सारे फार्मर्स हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव जिसमें सारे वीवर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव मतलब एक सेम काम करने वाले लोग मिलजुल कर आते हैं और वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं।
इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव क्या करती है, जितने भी उसके मेंबर है उससे कैश एक्सेप्ट करती है। विद दिस डिपॉजिट एज कोलेट्रल, ये जो पैसा जो कोऑपरेटिव के पास में आया है इसको एज अ कोलेट्रल यूज करती है कोऑपरेटिव, और लार्ज लोन ले लेती है बैंक से। बैंक के पास जाती है, कोलेट्रल लगती है और बैंक से लोन ले आती है। दीज फंड आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर, और ये वापस अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव के अंदर 1 लाख रुपए जमा हुए, कोऑपरेटिव वो 1 लाख रुपए जाके बैंक के पास गया और बैंक को बोला इसको तुम एज अ कोलेट्रल यूज कर लो और मेरे को 10 लाख का लोन दे दो। मतलब 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी और 10 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा गवर्न करती है, और कोऑपरेटिव में सरकार बढ़ावा दे रही है कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा लोन आए, इसलिए। वरना क्या होता है, आपने जितने कोलेट्रल दिया है उससे कम ही आपको लोन मिलता है, लेकिन कोऑपरेटिव्स क्या, जितना कोलेट्रल देते हैं उससे ज्यादा उनको लोन मिल जाता है। कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, कल्टीवेशन, ट्रेड, फिशरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। ये जो कोऑपरेटिव्स के पास जो लोन का पैसा है ये अपने वापस मेंबर्स में बांट देती है और मेंबर उन पैसे का कुछ भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल, व्हाई पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सोर्स? क्यों जो है वो शहर के जो गरीब घर वाले हैं वो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है, फॉर्मल से क्यों नहीं लेते हैं? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में बैंक्स हर जगह नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। क्यों आज भी लोग ज्यादातर भारत में इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं? क्यों लेते हैं? सबसे पहले बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है, और दूसरा बैंक अगर अवेलेबल भी है तो बैंक से लोन लेना मुश्किल है एज कंपैरेटिव टू किसी से रिलेटिव से। बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, इसलिए मुश्किल है। सेकंड क्या है, इन इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड knows the borrower personally and hence are often willing giving a loan without collateral। इनफॉर्मल सोर्स में क्या होता है ना, क्योंकि आप जिससे पैसा मांगने जा रहे हो वो आपको पर्सनली जानता है, तो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी कोलेटरल के आपको लोन दे देता है, लेकिन वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है। आगे अब नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोऑपरेटिव में भी कुछ लोग मिलकर आते हैं, पैसा जमा करवाते हैं और बैंक के पास जाके लोन ले लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी यही है, कुछ लोग आते हैं एक साथ मिलके, वो अपनी सेविंग्स लगाते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जो इसके पास पैसा इकट्ठा हुआ है जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। लेकिन जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं ये भी बैंक में जाके लोन ले लेते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इनफॉर्मल है, कोऑपरेटिव फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट कम होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल। द members of self help group face similar problems. They help each other to solve their problems. Self help group promotes small savings among the members। छोटा एक ग्रुप होता है जो एक साथ आकर मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इनके पास कुछ सेविंग होती है। पूल फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स। सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग कुछ पैसा जमा कराते हैं ताकि वो पैसा किसी जरूरतमंद को मिल सके उन्हीं की सोसाइटी में। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग वहां से सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं, ये लोन कम इंटरेस्ट पे होता है। दिस ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर्स चार्ज। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लेकिन कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आफ्टर अ ईयर और टू इफ ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम दी बैंक। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ढंग से काम कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बैंक से जाकर भी लोन ले सकता है। एम्पावरमेंट ऑफ मेंबर्स, डिसीजन टेकिंग, मेंबर अकाउंटेबिलिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्योंकि कम लोग होते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको लोन मिल जाता है, तो मेंबर्स का एम्पावरमेंट हो रहा है और ये अकाउंटेबल है। सारे मेंबर्स अकाउंटेबल है, जिनके पास पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, इसका अकाउंट मेंटेन होता है। Provides a platform to discuss and act variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. etc. सेल्फ हेल्प ग्रुप में से पैसा ही नहीं दिया जाता, बाकी सारे इश्यूज पे भी बातें होती है। अब ऐसा ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल है बांग्लादेश का, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये स्टार्ट हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप से, लेकिन पूरे बांग्लादेश के अंदर ये फैल गया और इसको इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इसको किसने फाउंड किया? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने। It was started by Professor Mohammad Yunus, the founder of Grameen Bank and recipient of 2006 Nobel Prize for the Peace। इनको नोबेल प्राइज भी मिला
किसके लिए? ग्रामीण बैंक फॉर बांग्लादेश। इट स्टार्टेड इन 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ग्रामीण बैंक इन 2018 had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh. स्टार्ट कब हो रहा है? 1970s में। 1918 के अंदर इसके अंदर 9 मिलियन जो हैं वो मेंबर्स बन जाते हैं, मतलब 90 लाख लोग इसके मेंबर बन जाते हैं और बांग्लादेश के 81,600 विलेजेस में ये फैला हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आपसे अगर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के ऊपर सवाल पूछे तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। बनाया किसने? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने, और इसके लिए इनको जो है 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1970s में बना, 2018 में आते आते 9 मिलियन मेंबर्स हो गए और बांग्लादेश के 81,600 विलेजेस में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर वुमेन है और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की शर्तें। फिर हमने फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ा, जो कि स्टार्ट हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप से, लेकिन वो फिर आते आते बहुत बड़ा हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे शाम 4 बजे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर किया जाए आप कमेंट करके बताइए, वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। आपको आपकी क्लास आज की बढ़िया लगी तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए आपको इस लेक्चर का, ये सारे एज इट इज पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।